पहलगाम की वादियों में 26 पर्यटकों के नरसंहार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के घिनौने चेहरे को फिर से उजागर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और इस कायराना हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक पलटवार का फैसला किया है और इस फैसले के तहत अब भारत अपने डेलीगेशंस को जो है पूरी दुनिया में भेजेंगे, अलग अलग देश में भेजेंगे और वहां पर पाकिस्तान की करतूत को जो है उजागर करेंगे। इस बीच अब मोदी सरकार ने भी फैसला लिया है कि उनके डेलीगेशंस जो है वो चीन, तुर्की और उज़्बेकिस्तान का जो है पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये जो 3 देश है यहाँ पर जो कि साथ में पाकिस्तान के मिलकर यहाँ पर उन्हें असला बारूद दे रहे थे, पाकिस्तान की मदद भी कर रहे थे, अब इन्हें बॉयकॉट करने का काम जो है अब मोदी सरकार द्वारा भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती दिखाने के चक्कर में अब कश्मीर के मुद्दे में भी नाक घुसेड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ओवैसी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के डेलीगेशंस जो है वो कहां-कहां जाएंगे और किन देशों को जो है बॉयकॉट करने का फैसला किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है। इस टीम में कांग्रेस के नेता शशि थरूर, मजलिसे इत्तेहादुल के असदुद्दीन ओवैसी जैसे धुरंधर शामिल हैं, जो भारत के प्रमुख सहयोगी देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकवाद का काला सच उजागर करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के डेलीगेशन में शामिल होने पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ जहां खुशी जाहिर की, तो वहीं आपको बता दें कि अब जो अपडेट सामने आ रही है उस अपडेट में बताया गया है कि ये जो डेलीगेशंस है, ये डेलीगेशन कई ऐसी जगहों पर, कई ऐसे देशों पर जाएंगे जैसे फ्रांस है, स्पेन है, रशिया है, इजराइल है। इन तमाम जगहों पर जो है ये जाने का काम करेंगे। लेकिन कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ अब इन्होंने सोच रखा है कि नहीं जाना है, कहाँ से अब इन्होंने ये कर रखा है कि अब जो है इन्हें वहाँ जाने की या पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तो उन्हें पता है, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ है। तो पहला ही नाम जो है वो है चीन। चीन जो है वो लगातार आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा था। तो ऐसे में चीन है, तुर्की है और अजरबैजान है। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से ये 3 देश है जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और यहाँ पर जो ये डेलीगेशंस है ये नहीं जाएंगे, उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया, कुवैत, ब्राह्मीन, अल्जीरिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, EU, डेनमार्क, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर, आपको बता दें कि लिबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया लियोने और USA, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, आपको बता दें कि लाटविया और रशिया, इस तरीके से इजिप्ट, कतर, ये सारे जो देश है यहाँ पर इन डेलीगेशंस को भेजा जाएगा। अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ओवैसी इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए इसमें शामिल होने के लिए, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप हम जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है
और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था। फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है, और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो जैसे कि आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम उन देशों में जाकर बताएंगे कि कैसे हमारी बेटियां जो है विधवा हुई हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, और कैसे पाकिस्तान हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है। ओवैसी ने कहा, मैं जिस ग्रुप से मैं हूं उनका नेतृत्व मेरे अच्छे दोस्त बैजयंत जय पांडा करेंगे। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को प्रमोट करता है, ये बात हमें पूरी दुनिया को बतानी है। ये किसी पार्टी से जुड़ा मामला नहीं है। विदेश जाने से पहले हम एक बैठक भी करेंगे, ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। बता दें आपको कि 7 सांसदों के नेतृत्व में पूरी टीम 23 या 24 मई को भारत से रवाना होगी। इसके बाद लगभग 10 दिनों तक दुनिया के हर छोटे बड़े देश, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में जाएंगे, लेकिन चीन, तुर्की, अजरबैजान जैसे जगहों पर जो है नहीं जाएंगे और उसका बॉयकॉट करेंगे। अब वही आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान को समर्थन करने के बाद अब आपको बता दें कि एर्दोगन ने कश्मीर पे लेकर जो है टिप्पणी कर दी है, शहबाज के साथ बातचीत की है और मदद की पेशकश कर दी है। तो तुर्की के राष्ट्रपति जो है एर्दोगन, उन्होंने एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे पर अपनी नाक घुसाने की कोशिश की है। एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और इस दौरान कश्मीर मामले पे मध्यस्थ बनने की इच्छा जताई। इस मामले में भारत का स्टैंड साफ है। कश्मीर का मुद्दा नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बातचीत के बाद एर्दोगन ने कहा कि हमने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कश्मीर मुद्दे पर व्यापक बातचीत की है और सहायता के तरीके तलाशे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे जो है मुद्दों पर संतुलन दृष्टिकोण दोनों पक्षों को समाधान के करीब ला सकता है और नए सिरे से तनाव को रोकने में मदद कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया दोनों पड़ोसी देश बातचीत के मेज पर आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए केवल 2 मुद्दे बचे हैं, आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को भारत को वापस करना। एर्दोगन एक कदम आगे निकल गए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी के साथ कश्मीर मुद्दे के लिए मानव अधिकार आधारित समाधान की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि तुर्की के रूप में हम ऐसे समाधान की उम्मीद करते हैं जो मानव अधिकारों का सम्मान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की रचनात्मक भागीदारी शामिल हो। एर्दोगन ने आगे कहा कि अगर अनुरोध किया जाता है तो तुर्की अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
हम शांति चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है, इस मामले को लेकर एर्दोगन ने जो कश्मीर के मामले पर बयान दिया है, इसे लेकर ओवैसी ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। जिस तरीके से अब चाचा चौधरी बनने की कोशिश तुर्की जो है इस मामले पर कर रहा है, इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें किसी की जो है बीच में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में 22 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जो पाकिस्तान से कई ज्यादा है। पाकिस्तान को उसका ठेकेदार बता रहा एक झूठा नैरेटिव है। उन्होंने कहा कि तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करने से पहले सोचना चाहिए। भारत और तुर्की के ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे हैं। हैदराबाद और रामपुर रियासतों के लोगों ने तुर्की के इस बैंक में पैसा जमा किया था। लद्दाख में 1990 तक तुर्की भाषा सिखाई जाती थी। क्या तुर्की इन बातों को भूल गया? ओवैसी ने कहा कि 1920 तक तुर्की के उत्तरी हिस्से में हज यात्री या लद्दाख होकर मुंबई जाते थे। हम तुर्की को याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में 220 मिलियन सम्मानित मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की को भारत के मुसलमानों का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे में क्या कुछ और कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, जरा एक बार खुद सुनिए। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए से हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या? एक दूसरे को मार रहे बराबर। न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? आप क्या वो करेंगे क्या? How do you see the role of Turkey in this whole country? There are reports that at least 2 of their men also either injured or killed in Pakistan. I don't know. I cannot comment on it unless and until the government of India or our army comments on it. But I can only say that the Turkey must reconsider their stand of supporting Pakistan, and Turkey we must remind Turkey also that there is a bank called Ish Bank, and in that bank the earlier depositors were from people of India, from Hyderabad state, Rampur state. There are many historical connections with India, and you must know that till 1990 the Turkish language was taught in Ladakh area. You know, we must also tell them that till 1923, if I am not wrong, or till 1920s, northern Turkey people used to come to Ladakh, and then from there they used to go to Mumbai to perform their Hajj. And also lastly, we must constantly remind Turkey that there are 220 million Muslims, honorable Muslims living in India. So this whole boogie of Pakistan that this is 20 करोड़ के करीब है ना, अब ये in India 20 करोड़ लिखे, 20 करोड़. So this boogie of Pakistan is a Muslim country. There are more Muslims in India than in Pakistan, and Pakistan has got nothing to do with Islam at all. The way they are behaving, the way we have behaved so far. So I hope, I am sure the government of India sees of this matter, and they must look into it. तो ऐसे में आपने तमाम बयान जो है सुना है, और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।